हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की है। पेपर कौन सा है? तो पेपर 2 है और 2026 का ये हम मॉडल पेपर शुरू किए हुए हैं। पेपर का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये आज का जो है पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर नहीं देखे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले जाकर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। उसके बाद आप लोग पार्ट 5 आकर देखिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है विद्यापीठ वाले जो है उनका एग्ज़ाम अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया है, तो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और क्या है मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी माँ विंध्यवासिनी का एग्ज़ाम हो गया है। बच्चों ने मैसेज किया, उनको बहुत हेल्प मिली मेरे पहले मॉडल पेपर से, दूसरे मॉडल पेपर से। और साथ ही जो लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उससे क्वेश्चन अच्छे से आए थे स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए, जो विद्यापीठ वाले हैं उनका एग्ज़ाम अभी नहीं आया है, तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आज हमने एक जो है समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक क्वेश्चन हमने लिया है। कैसे जो है सवाल करते हैं, तो देखिए एमए, ठीक है, एमए गृह विज्ञान परीक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या मध्यमान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए क्या प्राप्तांक पाया 10 स्टूडेंट का है। जैसे किसी ने 40 पाया, किसी ने 38 पाया, 42 पाया, 48 पाया, 30 पाया, 25 पाया, 52 पाया, 46 पाया, 61 पाया और 39 पाया। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट, मतलब एक किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है और उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसे जो है मतलब नंबर उनको मार्क्स जो है मिले हैं। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन नंबरों को मतलब एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या को हम दिखा देंगे और दूसरी तरफ जो है प्राप्तांक। जैसे एक पहले स्टूडेंट ने क्या किया, 40 नंबर पाया, दूसरे स्टूडेंट ने उसी पेपर में उसी विषय में 38 नंबर पाया, तीसरे स्टूडेंट ने 42 पाया, चौथे स्टूडेंट ने 48 पाया, पाँचवें स्टूडेंट ने 30 पाया, छठे स्टूडेंट ने जो है 25 पाया, सातवां स्टूडेंट जो है वो 58 पाया और आठवां जो है 46, नवा जो है 61 और 10वां क्या 39। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है n बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स है, जो है टाइपिंग में नहीं ले रहा था स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स बराबर पूरे अंक को हमने जोड़ दिया तो 227 नंबर आया है, ठीक है। 227 टोटल नंबर जो है जोड़ने पर 227 आया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूत्र उसका क्या है, m बराबर जो मध्यमान हम निकालते हैं, m बराबर क्या है, सिग्मा x बाई n होता है, ठीक है। n जो है वो स्टूडेंट की पदों की संख्या है, ये सिग्मा x जो होता है प्राप्तांकों का योग होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जितने भी नंबर मिले हमने क्या किया, एक एक को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम सूत्र m बराबर जो है सिग्मा x बाई n के आधार पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ई एक्स लिख गया है, ई एक्स नहीं होगा क्योंकि वो मोबाइल में जो है सिग्मा का साइन नहीं बना होता, आप ये ई एक्स की जगह पर ये बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सूत्र हमने बताया ये है, ठीक है। सूत्र आपका क्या है, यम बराबर सिग्मा एक्स बाई एन। तो अब सिग्मा एक्स का मान कितना दिया है, तो 427 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 427 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या है, यन की जो संख्या है वो क्या है, 10 है, तो यहाँ पे यन की संख्या 10। अब हम भाग देंगे स्टूडेंट, तो कितना आएगा, 42.7 आएगा, ठीक है, 42.7 आएगा। कैसे भाग दिया जाता है इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो भाग देने का तरीका क्या होता है, 10 कर देंगे भागे 427, यही था ना। अब हम क्या करेंगे, 10 चौके 40, यहाँ पर 40 हमने लिख दिया, ठीक है। अब बचा कितना, 2 और ये 4 कट गया। अब क्या करेंगे हम, फिर 7 को उतारेंगे तो 2 दहा में 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 हो गया। अब क्या हुआ, एक कट गया, यहाँ पर 7 बच गया। अब 7 में तो 10 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट बढ़ाकर क्या करेंगे, एक जीरो ले लेंगे। तो 7 दहा में क्या हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 से 70 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये 42.7 क्या है, इसका जो है मध्यमान ज्ञात किए हैं। तो आप लोग पहले देखिए, अगर सवाल अगर ऐसे आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख कर सारे संख्या को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर यम बराबर सिग्मा एक्स बाई एन। देखिए यहाँ पे ई एक्स लिखा है, हम बार बार बोले यहाँ पे ई एक्स नहीं होगा, वो नहीं ले पा रहा था, उसमें साइन नहीं था। हमको ध्यान देना है कि सिग्मा एक्स होता है, ठीक है, सिग्मा एक्स होता है। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न है, उपकल्पना की विशेषताएं बताइए, ठीक है। उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में बात करते हैं, यानी हाइपोथेसिस।
देखिए इसके पहले हम आपको हाइपोथेसिस क्या है इसको सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन शायद विशेषताएं नहीं लिखवाए थे तो उसको हमने इस जो है पेपर में ऐड कर लिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों क्या होते हैं, कॉमन पेपर होते हैं। चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाले बच्चे हों, ठीक है, या फिर जो FN वाले बच्चे हों, फूड न्यूट्रिशन वाले बच्चे हों, उनका सबका जो है सिलेबस सेम होता है। और ये फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में आ सकते हैं और सेकंड पेपर के कुछ क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और जितना भी हम लास्ट ईयर में जो कराए हैं सारे मॉडल पेपर को आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। देखिए पहला क्या है, उपकल्पना अवधारणात्मक रूप में होनी चाहिए, यानी उसमें जो भी हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसमें क्या है, अवधारणा जरूर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, उपकल्पना की पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे अवधारणात्मक रूप में से स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी विशेषता हमारी क्या है, उपकल्पना में प्रयोगासिद्धता, ठीक है, नहीं सही, प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। यानी जो हाइपोथेसिस हम ले रहे हैं, जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए हैं वो क्या प्रयोग सिद्ध होना चाहिए, यानी उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ कर सके, ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या उपयोगी उपकल्पना की एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि उसे वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया जा सके। ऐसा तभी संभव है जब उसमें मूल्य निर्णय का समावेश ना हो। अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अपनी उपकल्पना को किसी आदर्श से संबंधित ना करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी अनुसंधान करता है उसको अपना हाइपोथेसिस ऐसे बनाना चाहिए कि वो किसी आदर्श नियम कानून पर न हो। देखिए फिर आगे, उपकल्पना का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जिसकी सत्यता की परीक्षा किसी भी समय वास्तविक प्रयोग द्वारा की जा सके। जैसे आपका क्या है, व्यापारी और अपराधी में कोई अंतर नहीं होता। मान लीजिए इसको हमने, पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, ठीक है, स्त्रियां बहुत ही बातूनी होती है। यदि उपकल्पनाओं में आदर्श का पुट है अतः इसे वैज्ञानिक अध्ययन का आधार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये तो हम नहीं कर सकते। अब जैसे कहा जाए कि स्त्रियां बहुत बातूनी होती हैं, मतलब बात करने वाली होती है, तो अब इसको हम वैज्ञानिक आधार पर प्रूफ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ऐसे जो है अध्ययन को, जैसे वैज्ञानिक अध्ययन का आधार इनको नहीं माना जा सकता है। तीसरा हमारा क्या है, हाइपोथेसिस की विशेषता देखिए, उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना इतनी सामान्य होती है कि उनका परीक्षण बहुत ही कठिन होता है। उपकल्पना के किसी समस्या के पहलू विशेष से संबंधित होने पर उनका परीक्षण सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि किसी समस्या से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किसी एक समय पर करना क्या है, कठिन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम समस्या ले लिए हैं तो एक समय पर जो उसका परीक्षण हम कर सके, तो ये क्या है, कठिन होता है या पक्षों, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या, चौथा आपका हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की विशेषता क्या है, उपकल्पना उपलब्ध अनुसंधान प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो वो क्या प्रविधि, यानी जैसे साक्षात्कार विधि, ठीक है, आपका प्रश्नावली विधि, अवलोकन विधि, ये सब क्या सब आपका मतलब रिसर्च मैथोलॉजी है। इनके जरिए जो है अपना हम शोध कार्य जो है आगे बढ़ाते थे। देखिए गुडे एवं हार्ट ने लिखा है, सिद्धांत और पद्धति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो सिद्धांत कार्य नहीं जानता है उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है वह उपयोगी प्रश्नों का निर्माण में असफल रहता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सिद्धांत और पद्धति क्या एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कहने का मतलब कि सिद्धांत कार्य नहीं जानता कि मतलब कौन सी उपकल्पना में कौन सी प्रविधि होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, उससे जो है अगर हम उसमें प्रश्नों का निर्माण अगर करते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो असफल हो सकता है। अगला पांचवा पॉइंट क्या, उपकल्पना सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। गुडे और हार्ट ने इस संबंध में लिखा है कि प्रायः प्रारंभिक विद्यार्थी इस नियम की अवहेलना कर जाते हैं। उनके चुनाव में यह संभावना रहती है कि वह ऐसा अध्ययन विषय को चुने जो कि क्या हो, रुचिकर हो। तो सही बात है कि जो मतलब विद्यार्थी होते हैं, तो आप ही लोग जैसे हैं, तो आप लोग को जैसे अपना रुचि होम साइंस में, तभी तो आपने मतलब इस विषय का चुनाव किया। अगर मान लीजिए आपको रुचि नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका अवहेलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा
कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व होता है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व है। तो पहला ऑप्शन करें, उपकल्पना का महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या है, उपकल्पना अध्ययन कार्य को निश्चितता प्रदान करती है। ठीक है, जो हाइपोथेसिस होती है तो वो हमारे क्या है, शोध कार्य को जो है एक निश्चित पॉइंट प्रदान करती है कि नहीं आपका ये कार्य होगा ही होगा। मतलब जो भी व्यक्ति हो या शोधकर्ता हो, अगर कोई अनुसंधान करने जाता है तो उपकल्पना से उसको ये निश्चितता मिलती है कि नहीं आगे अपने वो कार्य को बढ़ा सकता है। फिर क्या, दूसरा क्या है, उपकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारण करने में सहायक होती है। जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या है, आपके खोज में, आपके रिसर्च में क्या है, एक दिशा का जो है निर्धारण करती है। इससे बहुत शोध कार्य को जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है। तीसरा क्या, उपकल्पना अध्ययन कार्य की सीमा स्थिर करती है। जो हाइपोथेसिस होती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये रिसर्च जो हो है, मतलब अपनी खोज जो है कितने साल तक में आप कंप्लीट कर देंगे, इसकी सीमा जो है हाइपोथेसिस आपका जो है निर्धारित करती है। चौथा क्या, उपकल्पना संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायता देती है। जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या है, जो भी डाटा हमको मिल रहा है मतलब उसको क्या करती है, उसमें सहायता देती है। फिर क्या है, उपकल्पना निष्कर्ष निकालने में भी सहायक सिद्ध होती है। जैसे कहने का मतलब है कि हम अपनी शोध समस्या को चुनते हैं और उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो लास्ट में जो है शोध समस्या से संबंधित क्या निष्कर्ष निकलेंगे, ये जो है हमारा कौन मतलब जो है इस काम में जो है कौन हमारा हेल्प करता है, तो वो आपका जो है हाइपोथेसिस हेल्प करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, प्रतिगमन तथा सहसंबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या अंतर होता है, इसको पूछ रहा है। तो देखिए, सहसंबंध द्वारा दो या दो से अधिक चरों और घटनाओं के विषय में यह ज्ञात होता है कि उनमें कितने निकट संबंध है। ठीक है, सहसंबंध यानी कोरिलेशन जो होता है वो दो या दो से अधिक चरों या घटनाओं के विषय में यह ज्ञात करता है कि उनमें कितने, जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त को हम मानते हैं वेरिएबल्स, दो व्यक्ति को हम वेरिएबल से मान के कर रहे हैं, या दो से अधिक घटना को जैसे कोरिलेट करके देखते हैं ना कि वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। जैसे आप लोग सीआईडी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो उसमें जो सस्पेक्ट पॉइंट होता है तो उसको क्या करते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं उसको कोरिलेट करते हैं ना, निकालते हैं निष्कर्ष ना कि अच्छा ये कैसे इवेंट एक दूसरे से जो है संबंधित है। ठीक है, जबकि प्रतिगमन के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि यह संबंध कितना है, यानी रिग्रेशन के जरिए क्या है, प्रतिगमन के द्वारा जो क्या करते हैं, हम यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि इनमें संबंध कितना था। ठीक है, इस प्रकार प्रतिगमन के द्वारा हम दो चरों में से एक चर के ज्ञात होने पर अथवा स्वतंत्र चर से दूसरे चरों अर्थात आश्रित चर के विषय में भविष्य कथन करने में सहायता मिलती है। जो प्रतिगमन होता है तो उसमें दो चरों से अगर कोई एक चर हमको मिल गया है या स्वतंत्र चर मिल गया तो दूसरे जो आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो उसका क्या है, हम जो है भविष्य कथन कर सकते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में, जहाँ सहसंबंध का अध्याय दो चरों या घटनाओं में पारस्परिक निकटता का पता लगाना होता है, वहाँ प्रतिगमन का उद्देश्य ऐसी निकटता के ज्ञान के आधार पर एक चर के ज्ञात होने पर दूसरे चर के विषय में क्या होता है, भविष्य करने में होता है। यानी एक चीज मिल गया, जैसे कहा जाता है ना, कभी कभी आप कहावत सुनते हैं ना कि जैसी माँ वैसी बेटी, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक चर मिल गया, तो जब बेटी का अगर जन्म हुआ तो मतलब बताया जाता है, या कभी कभी ये तो टोंट मारने में भी हो जाता है गलत मतलब अर्थों में, लेकिन याद रखिए कि जैसे माँ बाप का जो बिहेवियर होता है तो उसमें भी बेटा बेटी के संस्कार ये सब चीज़ों को जैसे कहा जाता है ना कि जैसे अच्छे घर से हैं, अच्छे हैं तो उनका कहा जाता है ना कि माता पिता इतने अच्छे हैं तो औलाद कितने अच्छे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, भविष्य का कथन जो है इस पर किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रतिगमन शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए प्रतिगमन शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रतिगमन शब्द सांख्यिकी विज्ञान को सर फ्रांसिस गाल्टन की देन है। यानी प्रतिगमन यानी रिग्रेशन जो है वह शब्द जो है किसने दिया है, तो मतलब फ्रांसिसी गाल्टन ने जो है प्रतिगमन रिग्रेशन शब्द जो है दिया है। उन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित अध्ययनों और अनुसंधानों के अंतर्गत यह देखा कि सामान्यता होगा यहाँ पर, ठीक है, सामान्यता
सामान्यतः बना ले। सामान्यतः लंबे माता पिता के बच्चे उतने अधिक लंबे नहीं होते हैं जितने कि माता पिता स्वयं लंबे होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे प्रायः अपने माता पिता से कुछ छोटे ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि माता पिता छोटे कद के होते हैं तब उनके बच्चे सामान्य रूप से छोटे नहीं होते जितने कि स्वयं माता पिता होते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब प्रतिगमन में ये चीज़ देखा गया कि वहाँ पे मतलब जो पेरेंट्स हैं अगर उनकी हाइट अच्छी खासी है तो उनके बच्चे जो होंगे उतने लंबे नहीं होंगे जितने कि माता पिता। और उसी तरह से जो है छोटे माता पिता को देखा गया तो जितने छोटे वो लोग हैं तो उतना छोटा क्या है उनके बच्चे नहीं होंगे। अब देखिए संक्षेप में क्या है, संक्षेप में यहाँ पर कहा गया है कि लंबे माता पिता के बच्चों में अपने माता पिता से प्रायः, यहाँ पर प्रायः कुछ छोटा कद होने और छोटे कद के माता पिता के बच्चों में जो है अपने माता पिता के कद की अपेक्षा कुछ बड़ा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी को हम क्या है प्रतिगमन कहते हैं, इसी को हम क्या है रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए अगला रिग्रेशन। प्रतिगमन जो है प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पीछे की ओर हटना होता है। ठीक है, प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पीछे की ओर हटना होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड का उपयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए एमएस एक्सेल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एमएस ऑफिस भी पढ़ लीजिएगा, हम वैसे पढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन अपने से भी एमएस एक्सेल इंटरनेट के बारे में ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए एमएस वर्ड का प्रयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट वर्क तैयार करने में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम क्या असाइनमेंट वर्क जब तैयार करते हैं उसमें, फिर लंबे लंबे निबंध या ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, रिज्यूम और बायोडाटा में भी हम क्या करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं। एमएस वर्ड 2007 की मदद से डॉक्यूमेंट में किसी तरह से शेप में, ठीक है, शेप में अगर लिखना है तो लिखने की क्या होती है व्यवस्था होती है। जैसे हम कोई भी शेप में, जैसे ऐसे शेप में अगर लिखना चाहेंगे, ऐसे शेप में अगर लिखना चाहेंगे तो ये सारे फॉर्मेट जो है क्या है एमएस वर्ड 2007 में जो है मौजूद है। अगला है आपका कुछ विषयों जैसे सांख्यिकी और भौतिकी में चार्ट तालिका की आवश्यकता होती है। एमएस वर्ड की सहायता से शिक्षक या छात्र इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर अगला क्या है आपका, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को तुरंत खोजने में एमएस वर्ड से मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या थी, ये आपके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए आज परीक्षा ड्यूटी थी स्टूडेंट, तो इतना ही। हम आप लोगों को अगली क्लास जो है आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। अब देखिए मैथ वाला पोर्शन आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग इसको देखते रहिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसा मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो आप लोगों को नहीं हुआ तो ब्लैक बोर्ड पर भी हम मैथ पढ़ा देंगे। और ये आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखकर अपना अवेलेबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, लापरवाही बिल्कुल आप लोग मत करिएगा, क्योंकि लापरवाही करेंगे तबीयत खराब होगा तो फिर आप लोगों की तैयारी जो है में ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, तो एंजॉय करते हुए आप लोग पढ़िए, जरा सा भी प्रेशर मत लीजिए। मैं जितना मॉडल पेपर देती जा रही हूँ आप लोग बस उसको आप लोग तैयार करते जाइए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।